राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सारे इलस्ट्रेशन खत्म करेंगे। फ्रॉम दी इलस्ट्रेशन 8 से लेके जो भी आ गए सारे खत्म करेंगे, ठीक है। अब ना मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इलस्ट्रेशन को चूज कर लिया तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, रीडिंग करूँगा और सॉल्व करते समय उसमें क्या है कंसेप्ट वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बड़े आराम से और मजे से हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, रीड करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट दी सॉल्विंग। ओके, अब नीचे देखिए क्या बोला है, एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार हमें पता चल गया कि यार क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, आराम से आंसर बना सकते हैं। नीचे देखते हैं, बोला है कंप्यूट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि IRR कैलकुलेट करना है। ओके, अब IRR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो यूज करेंगे और पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करेंगे। अब डाटा रीड करते हैं, ऊपर डाटा क्या दिया है, कंपनी proposes टू इंस्टॉल अ मशीन इन्वॉल्विंग कैपिटल कॉस्ट 3,60,000। कंपनी क्या चाहती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 3,60,000 उसकी वैल्यू है। लाइफ ऑफ मशीन कितनी है, 5 ईयर्स है। सैलवेज वैल्यू नील है। मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन ₹68,000 पर एनम। क्या करिए, मशीन क्या करिए, प्रोड्यूस करिए नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट इनकम कितना हो रहा है हमें, 68,000। बट ये जो 68,000 है ना, ये क्या है, आफ्टर डिप्रिसिएशन है, क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला है कि 60,000 इज आफ्टर द डिप्रिसिएशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीनरी। ओके, अब जो टैक्स रेट है वो 45% दिया है। और नीचे ना, नीचे क्या दिया है वो ध्यान से देखिए। अब यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंटिंग रेट, रेट कितना दिया है, मतलब आपको ना IRR कैलकुलेट करने के लिए दो रेट जरूरी होते हैं, एक होता है लोअर रेट एंड सेकंड इज हायर रेट। तो ना आपको ना रेट ये चारों में से, पांचों में से कौन सा भी लेना है, जो भी सूट करता है वो आपको लेना है। ओके, अब नीचे क्या दिया है, उनकी कम्युलेटिव वैल्यू दी है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर मैं 14 चूज करता हूं तो 5 साल के लिए उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.43 आएगा, यानी कि पांचों साल का उसने ऐड करके दिया है, दैट इज कम्युलेटिव फैक्टर। कैसे दिया है, हर डिस्काउंटिंग फैक्टर का उसने क्या किया है, कम्युलेटिव रेट दिया है। ओके, फैक्टर दिया है। अब ना यही इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे और आंसर बनाएंगे। ओके, अब ना मैंने क्या किया है, यहाँ फॉर्मूला लिख लिया है IRR का। क्या है फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब NPV ऑफ लोअर रेट एंड NPV ऑफ हायर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ NPV ऑफ हायर रेट एंड लोअर रेट, ठीक है। अब फिर से बताता हूँ आपको, IRR का मतलब होता है कि आपको ऐसा रेट निकालना है, अगर मैं वो रेट यूज़ करके NPV निकालता हूँ तो मेरी NPV क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, एक बार फिर से, IRR का मतलब होता है हमें ऐसा रेट फाइंड करना है कि अगर मैं रेट को यूज़ करके NPV निकालता हूँ तो NPV 0 आएगी। ओके, ऐसा होता है, ठीक है। अब और एक बात ज़रूरी है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हायर रेट और लोअर रेट का NPV निकाल रहा हूँ, ठीक है, हायर रेट और लोअर रेट, ठीक है। तो हायर रेट की जो NPV है वो माइनस में आनी चाहिए और लोअर रेट की NPV प्लस में आनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब ये NPV निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट कॉलम आएगा ईयर का, सेकेंड कॉलम आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, थर्ड कॉलम आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का, और फोर्थ कॉलम आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसका आ जाएगा। ओके, अब हायर रेट का भी सेम,
कॉलम इधर क्या लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर रेट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, कैश फ्लो। अब ना ये लोअर रेट का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ओके, अब ना हमें क्या जरूरी है, देखिए ईयर कितने बोले, 5 साल, तो 0 ईयर में और 1 से लेके 5 ईयर तक। ओके, 1 से लेके 5 ईयर का, 1 to 5 ईयर। अब ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है क्या, नहीं दिया है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ बनाता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, अब यहाँ क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है, 68,000, 68,000 माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स कितना बोला है, 45%। तो 68,000 का 45% करो तो यह आ जाएगा 30,600। तो यह आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37,400। अब ना इसमें क्या करना है, हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना, सॉरी ऐड करना है। ओके, डिप्रिसिएशन ऐड करना है। बट सर डिप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया नहीं है पता है, बट उसका फॉर्मेट तो दिया है ना। तो हमें हमारी जो असेट है उसकी वैल्यू है 3,60,000 माइनस सैलवेज वैल्यू 0 डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट 5 ईयर। तो करो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 विच कम्स टू 72,000। हम दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा आपका CF80, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो यह आ जाएगा 109,400, ऐसा आ गया। ओके, अब यहाँ पुट करेंगे 109,400। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर ना आपको, हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने दिए हैं, 14 दिया है, 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है। अब ना आपको ना चूज करना है, कौन सा भी आप ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ 50 और 16 ले लेता हूँ, 15 को लोअर रेट और 16 को हायर रेट ले लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ 15। ओके, अब 0 ईयर में क्या होता है, हमेशा इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 3,60,000, 3,60,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अब 0 ईयर में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, तो 1 लिखो। अब 1 इंटू 3,60,000 तो ये आ जाएगा 3,60,000 माइनस में क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमेशा माइनस में यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 15, 5 साल का। अब यहाँ ना 5 साल का कम्युनिकेटिव दिया है, मतलब क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके दिया है। ओके, जब भी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर वो देता है ना, तो आपको वही यूज करना है। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि टाइम भी सेव हो जाएगा इससे और आंसर भी सेम टू सेम आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, कुछ फैक्टर की वजह से आंसर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब 10 मार्क का 10 रुपीज़ 10 का डिफरेंस आ सकता है, ₹100 का डिफरेंस आ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है। ओके, तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है, तो उसका मैं कम्युनिकेटिव फैक्टर लूँगा, दैट इज 3.35। तो मल्टीप्लाई करो 109,400 इंटू 3.35 विच कम्स टू 366,490। अब टोटल निकालो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6490 इन पॉजिटिव, मतलब प्लस में आएगी। हमारी कंडीशन क्या है, लोअर रेट की एनपीवी प्लस में आनी चाहिए, हमारी आ चुकी है। अब हायर रेट 16% ले लेता हूँ, तो 16%। अब 0 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3,60,000 माइनस में,
ओके। अब 16% का कम्युनिकेटिव फैक्टर कितना है? 3.27। अब क्या करना है? 3.27 इंटू 109,400, तो यह आएगा 357,738। अब टोटल करो तो यह आ जाएगा 2262, माइनस में आएगा। ओके। अब हमारी कंडीशन क्या आती है? हायर रेट की एनपीवी हमेशा माइनस में आनी चाहिए, आ चुकी है हमारी, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गई। अब ना कुछ नहीं यहाँ पुट करना है। लोअर रेट कितना हमने लिया है? 15% लिया है। एनपीवी ऑफ लोअर रेट कितनी है? 6490 है, तो 6490 एनपीवी ऑफ लोअर रेट 6490 माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट 2262, माइनस में -2262, और हायर रेट 15%, लोअर रेट सॉरी हायर रेट 16%, लोअर रेट 15%। अब ये जो नीचे का है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर में जो आई आर आर है वो कितना आ जाएगा? 15.74% आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। एक बार चेक करता हूँ। हाँ वही है, देखिए करेक्ट टू करेक्ट आ गया। क्वेश्चन ने थोड़ा अलग तरह से किया है, नहीं सेम ही किया है, इतना कुछ नहीं है। हमारा फॉर्मेट थोड़ा अलग है, हमारा फॉर्मेट उनसे तो इजी है। ठीक है, अब ना आगे बढ़ेंगे। अब इलस्ट्रेशन 9 की रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन 9। अब एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ क्या बोला है? डिटरमाइन एम आई आर आर कंसिडरिंग 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके। अब एम आई आर आर का मतलब क्या होता है ना? मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका ये मतलब होता है। ओके, ठीक है। अब नीचे, अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है इन्वेस्टमेंट दिया है 1,36,000, और फॉलोइंग कैश इनफ्लो आप क्या बोला है? प्रॉफिट आफ्टर, एक मिनट मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब यहाँ ना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है, यानी कि यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं है। फिर से बताता हूँ, थोड़ा लॉजिकली बट समझना पड़ेगा। देखिए, टैक्स हमेशा कब लगता है? डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही लगता है, ये बात याद रखना। मैंने क्या बोला? टैक्स कब लगता है? जब इनकम में से हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी टैक्स लगेगा। यानी कि यहाँ क्या बोला है? बिफोर डिप्रिसिएशन बोला है। बिफोर मतलब यहाँ डिप्रिसिएशन लिया है क्या? नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि नहीं है, इसी कारण ऐसा किया है। ओके, इसी कारण डिप्रिसिएशन को नहीं लिया है क्योंकि है ही नहीं, और टैक्स माइनस किया है। ठीक है, ऐसा किया है। अब कैश फ्लो कुछ दिया है, ऐसे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 5 साल का दिया है, और आपको क्या करना है? एम आई आर आर निकालना है। देखिए, आपको क्यों बताना जरूरी था ये? क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में या फिर आगे की इलस्ट्रेशन में ऐसा आता है, क्या आता है कि प्रॉफिट दिया है बिफोर डिप्रिसिएशन है बिफोर टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर टैक्स माइनस करना पड़ेगा, एंड लास्ट में डिप्रिसिएशन जो माइनस किया है उससे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके आपका क्या आएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसी कारण मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है। अब वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? एम आई आर आर कैलकुलेट करना है, दैट इज मोडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका पर्पज़ क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। ये क्या करता है? जो डिपेंसी होता है ना उसे फाइंड आउट करता है, मतलब इशू को फाइंड आउट करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मल्टीपल आई आर आर है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो क्या करता है? उसको एवलेट करता है, ठीक है, ऐसे करता है। एक बार फिर से, इसका पर्पज़ क्या है? डिपेंसी फाइंड आउट करता है, यानी कि इशू को फाइंड आउट करता है। एग्जांपल, अगर मल्टीपल आई आर आर है यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसको क्या करता है? एवलेट करता है, मतलब फाइंड आउट करता है, ठीक है, ऐसा करता है, करेक्ट फाइंड आउट करता है ऐसे।
अब इसका हम कैसे इसको क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें। अब इसको ना हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1+r⁻n ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब r से क्या आ जाएगा, हमारा MIRR आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू है वो मैं फर्स्ट पुट करता हूँ। जैसे कि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है 1,36,000 ब्रैकेट में 1+r मुझे निकालना है। कितने ईयर है, 5 साल। अब मुझे यहाँ फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो फर्स्ट बनाइए ईयर का कॉलम, सेकंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, थर्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर, और फोर्थ आ जाएगा आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ना ईयर, अब कितने ईयर का है यहाँ, 5 साल का, तो यहाँ लिखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे 5 साल का। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया है, क्या दिया है, तो वही पुट करो, 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000 इसे दिया है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, 8% है, बट यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको अलग तरीके से लेना है। जैसे मेरे साथ एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन, ये आ जाएगा 0 ईयर, ये आ जाएगा फर्स्ट ईयर, ये आ जाएगा सेकंड ईयर, ये आ जाएगा थर्ड ईयर, ये आ जाएगा फोर्थ ईयर, ये आ जाएगा फिफ्थ ईयर, ऐसे आ जाएगा। अब ना देखिए, ये फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर को ऐसे आप करिए, ऐसे ऐसे करिए, सेकेंड ईयर में ऐसे करिए। ओके, थर्ड ईयर में ऐसे करिए, और फोर्थ ईयर में ऐसे। ओके, अब हमें क्या दिखना है, ये फर्स्ट ईयर से लेके 5 साल तक कितने ईयर है, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि यहाँ कितने ईयर आ जाएंगे, 4 ईयर आ जाएंगे। ओके, अब सेकेंड ईयर में कितने ईयर है, इसको फर्स्ट पकड़ो, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि हमने देखिए कॉलम यहाँ से लाइन हमने यहाँ तक ली है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 ईयर। और 3 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यानी कि 2 ईयर, 2 साल। फोर्थ ईयर में सिर्फ 1 ईयर, और फिफ्थ ईयर में कुछ है ही नहीं, तो 0 0 0 ईयर। अब यहाँ ना आपको वैसे ही करना है, 1+8%⁻4th ईयर, क्योंकि यहाँ कितने ईयर है, 4 ईयर। सेकेंड ईयर में 1+8%⁻3 ईयर, यहाँ 1+8%⁻2 ईयर, यहाँ 1+8%⁻1 ईयर, और यहाँ 1+8%⁻0%। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 1+8% करो, ये 2 ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 1.36। अब ना 3 ईयर का हमें चाहिए, तो 1+8% इंटू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये आएगा 1.25। अब सेकेंड ईयर में चाहिए 1+8% इंटू सेकेंड ईयर, तो ये आ जाएगा 1.16। अब फर्स्ट ईयर में 1+8%, ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर 1.08, और यहाँ रेस टू 0 है, यानी कि रेस टू 0 मतलब 1 आता ही है, ये बात याद रखना ऐसे। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, 40,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो करो, तो फर्स्ट आएगा 36,000 इंटू 1.36, तो यह आ जाएगा 40,800, 40,000 इंटू 1.25, तो यह आ जाएगा 50,000, फिर 60,000 इंटू 1.16, तो यह आ जाएगा 69,600, फिर
फिर आ जाएगा 32,400 और यहाँ आ जाएगा 20,000। अब इन सभी की टोटल करो तो टोटल आएगी 212,800 ऐसे आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या मिल गई, फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पुट करते हैं फ्यूचर वैल्यू 212,800। अब यहाँ 212,800 डिवाइड बाई 1,36,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू 5। तो 1 प्लस आर रेस टू 5 इज इक्वल टू कितना आता है वो देखो, तो ये आता है 1.564 ऐसे आता है। अब 1.564 5 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 ऐसे बन जाएगा और यहाँ आ जाएगी 1 प्लस आर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हमेशा हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाना है, उसके बाद -1 करना है, देन आफ्टर +1 करना है, सॉरी -1 करना है और डिवाइड बाय n करना है, जो जितनी भी n की वैल्यू हो उतनी, +1 करना है और इनटू इज इक्वल टू 15 टाइम्स दबाना है, 15 टाइम्स, और यहाँ भी 15 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स नहीं। एक बार फिर से आपको ना स्क्वायर रूट 15 टाइम्स दबाना है, उसके बाद -1 करना है, डिवाइड बाय n करना है, +1 करना है और इनटू इज इक्वल टू 15 टाइम्स दबाना है। ऐसा करोगे आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करेगा तो यहाँ मैंने लिख लिया है ये वैल्यू 1.564 ऐसे लिख लिया। अब मैं ना स्क्वायर रूट 15 टाइम्स दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 करूँगा, डिवाइड बाय n कितना है 5, +1 करूँगा। अब इनटू इज इक्वल टू 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आएगा 1.0935। तो आपका ये आ जाएगा 1.0935, 1 प्लस आर। अब इसमें से 1 माइनस करो, 1.035 माइनस 1 इज इक्वल टू आर, तो आएगा ये आपका 0.0935 यानी कि 9% आ जाएगी आपका MIRR 9% आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 9 भी खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इलस्ट्रेशन 10 की रीडिंग करते हैं। देखिए, अगर आपने इलस्ट्रेशन आपको 10 आ गया ना तो 11 + 12 इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 11 12 सेम टू सेम है, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, नंबर चेंज हो चुके हैं। अदरवाइज क्या है, आपका क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो चुके हैं, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। अगर मैंने 10 कर लिया तो आप क्या आराम से करिए, क्योंकि मैं 11 12 सिर्फ रीडिंग करूंगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज देर आर 2 प्रोजेक्ट है, नहीं सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ देखिए एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड एंड आईआरआर मेथड। ठीक है, आपको बताना है कि आप ना एनपीवी के, अगर आप एनपीवी से जाते हो तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से जाते हो तो कौन सा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे। तो क्या करना है, जिसकी भी वैल्यू हाई रहेगी उसको आपको सेलेक्ट करना है इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ आईआरआर एंड इन केस ऑफ एनपीवी। ओके, अब डाटा रीड करते हैं क्या क्या दिया है डाटा में। यहाँ डाटा दिया है, 2 प्रोजेक्ट है ए बी आर अंडर द कंसिडरेशन, द कैश फ्लो एसोसिएट विद दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज है। कैश फ्लो दिया है, ओके, कैश फ्लो दिया है प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट बी का। 0 ईयर में हमेशा क्या होती है, इन्वेस्टमेंट रहती है, और नीचे आपका क्या है, कैश फ्लो है। ओके, और जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ना हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्रोजेक्ट ए की। तो फॉर्मेट क्या होता है,
फर्स्ट आएगा ईयर का कॉलम, उसके बाद आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसका आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। अब ईयर कितने ईयर का दिया है, यहाँ दिया है 3 साल का, तो 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर ऐसे दिया है। अब कैश फ्लो कितना दिया है, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 60,000 और थर्ड ईयर में 40,000 ऐसा दिया है। अब 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट दिया है 1 लाख और हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%, तो 0 ईयर में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है। अब निकालो डिस्काउंटिंग फैक्टर, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 0.909 इज इक्वल टू 0.826 इज इक्वल टू 0.751। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 1 लाख और यहाँ आ जाएगा 45450 और यहाँ आ जाएगा 49560 और यहाँ आ जाएगा 30040। अब जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, तो हमारी एनपीवी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ हमारी एनपीवी पॉजिटिव में आएगी, 25,050 आएगी। ओके, अब ये प्रोजेक्ट ए की हमने निकाला, प्रोजेक्ट बी की निकालते हैं, प्रोजेक्ट बी की। अब फर्स्ट कॉलम किसका आएगा, ईयर का, सेकंड आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, थर्ड आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का और फोर्थ डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। अब 0 3 साल है, 1 2 3। अब कितने दिए, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट दिया है 3 लाख की, फर्स्ट ईयर में है 1,40,000, सेकेंड ईयर में है 1,90,000, थर्ड ईयर में है 1 लाख। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, अब 10% तो सेम ही रहेगा ना, तो यही यहाँ पुट करो। फर्स्ट ईयर में है 0.909, सेकेंड ईयर में है 0.826, थर्ड ईयर में 0.751। अब मल्टीप्लाई करो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 रहता है, तो 1 इंटू 3 लाख तो माइनस 3 लाख। तो यहाँ जाएगा 127,260, यहाँ जाएगा 156,940, और यहाँ जाएगा 75,100। अब जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो। तो यहाँ जाएगा 59,300 हमारी एनपीवी आ जाएगी। ओके, अब ना हमें डिटरमाइन करना है, अगर मैं एनपीवी से जाता हूँ तो कौन सा बेटर है, तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब यहाँ एनपीवी देखिए, एनपीवी ना प्रोजेक्ट ए की है 25,050, प्रोजेक्ट बी की है 59,300। तो मैं कौन सी कंसिडर करूँ, ठीक है, जो भी चीज़ ग्रेटर है ना उसे सेलेक्ट करो। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करूँगा। ओके, इसी तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें कंप्यूट करना है IRR, कंप्यूटेशन ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम ना प्रोजेक्ट
ए का फर्स्ट निकालते हैं, प्रोजेक्ट ए का। तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसे होता है। अब यहाँ हम मुझे एनपीवी लोअर रेट की एनपीवी हायर रेट की चाहिए, तो यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी ऑफ लोअर रेट एंड हायर रेट। ठीक है, अब यहाँ ना कैसे आएगा फॉर्मेट, ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर लोअर रेट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर रेट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अगर मैं ये एनपीवी कैलकुलेट कर रहा हूँ हायर रेट और लोअर रेट का, तो लोअर रेट में एनपीवी प्लस आनी चाहिए और हायर रेट में माइनस आनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ लेना पड़ेगा लोअर रेट, जिससे मुझे एनपीवी पॉजिटिव में आए, और डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐसा मुझे हायर लेना पड़ेगा जिससे मेरी एनपीवी निगेटिव आए। तो मैं यहाँ ना 20-30 ले लेता हूँ, चलिए 20-30 ले लेता हूँ, 20 और यहाँ 30 नहीं 25 ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने लिया है तो मुझे भी वो लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, आप ले सकते हैं कौन सा भी। अब ना ईयर कितने हैं, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या है, 0 ईयर में है 1 लाख, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 60,000 और थर्ड ईयर में है 40,000। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 20%। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% का कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। अब 1 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू, ये आएगा फर्स्ट ईयर का 833, ये आ जाएगा 0.694 और ये आ जाएगा 0.578, ऐसे। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 आता है, तो 1 इंटू 1 लाख तो -1 लाख। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ओके, ये आएगा 41,650, ये आएगा 41,640। बाप रे, क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, हाँ 640 और ऊपर का 650 आएगा, 23,120। ओके, अब जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। ओके, तो यहाँ एनपीवी मेरी 6410 पॉजिटिव में आएगी। ओके, पॉजिटिव में आ गई। अब कंडीशन क्या थी, लोअर रेट है उसकी एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए, वो आ चुकी है। अब हायर रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 0 ईयर में 1 होता है, तो 1 इंटू 1 लाख -1 लाख। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो, तो एक मिनट रुकिए, 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो 1 पॉइंट डिवाइड बाई 1.25, 0.8, 0.64, 0.512। अब मल्टीप्लाई करो, किससे करना है, इससे करना है, कैश फ्लो से करना है। ओके, तो देखो कितना आता है, खुद से करो। ओके, तो जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, ना आंसर निकालो। तो यहाँ मेरी एनपीवी 1120 आ जाएगी, 1120 माइनस में आ जाएगी। ओके, ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
ऐसी आ जाएगी। अब ना क्या करना है, हमने निकाल लिया है, अब यहाँ पुट कर दे। लोअर रेट हमने कितना लिया है 20%। एन पी ऑफ लोअर रेट कितनी है 6410 डिवाइड बाई, ये प्लस है प्लस, एन पी ऑफ लोअर कितनी है 6410, एन पी ऑफ हायर रेट कितनी है 1120 इंटू हायर रेट कितना है 25, लोअर रेट कितना है 20। अब सॉल्व करो इसे, ये नीचे का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो मेरा जो रेट आएगा 24.25% आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये क्या निकाला है, प्रोजेक्ट ए का निकाला है। अब प्रोजेक्ट बी का निकालता हूँ, प्रोजेक्ट बी का निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल है प्रोजेक्ट बी का। अब प्रोजेक्ट बी मुझे क्या करना है, आई आर आर कैलकुलेट करना है। कैसे करूँगा, लोअर रेट प्लस एन पी वी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एन पी वी ऑफ लोअर रेट माइनस एन पी वी ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। ओके, अब मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ एन पी वी ऑफ हायर रेट एंड लोअर रेट। फॉर्मेट क्या होता है, ईयर आ जाएगा, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर आएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर रेट का, और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, ये लोअर रेट। अब ईयर कितने हैं, 3 ईयर है, तो 0 1 2 3। कैश फ्लो कितना है, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की, फर्स्ट ईयर में 1,40,000, सेकेंड ईयर में 1,90,000, और थर्ड ईयर में है 1 लाख। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर वही कंसिडर करते हैं 20-25। ओके, तो 20 कहाँ, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 3 लाख 3 लाख। अब 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने निकाला था प्रोजेक्ट ए में, तो वही पुट करो यहाँ 0.833, 0.694 और 0.578। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 116620, ये आ जाएगा 131,860, ये आ जाएगा 57,800। अब जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। ओके, तो स्टार्ट करो। तो ये आ जाएगा ये एनपीवी 6280 मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट बी का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ना हायर रेट का, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 3 लाख ये आ जाएगा -3 लाख। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 25% हमने निकाला था 0.8, 0.64, 0.512। अब कुछ नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू कैश फ्लो मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये आ जाएगा 1,12,000, ये आ जाएगा 121,600, ये आ जाएगा 51,200। अब ये एनपीवी कैलकुलेट करो, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। तो ये आ जाएगा 15,200 माइनस में। अब कुछ भी नहीं, यहाँ पुट करना है। लोअर रेट हमने लिया है 20%, एनपीवी ऑफ लोअर रेट है 6280 डिवाइड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट है 6280 माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट है 15,200 इंटू हायर रेट कितना है
25, लोअर रेट है 20। अब इसे सॉल्व करो, नीचे का माइनस माइनस प्लस होगा, ये बात याद रखना। तो ये आ जाएगा 21.46%, ऐसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं कमेंट करता हूँ, बताता हूँ कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। अब IRR, अब प्रोजेक्ट ए में IRR कितना आ जाएगा 24.25%, प्रोजेक्ट बी में आ जाएगा 21.46%। अब जो भी क्रेडिटर है उसे सेलेक्ट करो, तो मैं प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करूँगा। ओके, ठीक है, एक बार आंसर देखता हूँ। हाँ, करेक्ट है। देखिए इसी तरह से हमारा ना प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 10 खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, अब इलस्ट्रेशन 11 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले बात, अगर आपको इलस्ट्रेशन 11 नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इलस्ट्रेशन 10 देखना चाहिए जो कि मैंने अपलोड किया है इसके प्रीवियसली जो इलस्ट्रेशन है वो। क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इलस्ट्रेशन जो 11 है उसकी सिर्फ रीडिंग करूँगा। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 सेम ही है। तो मैंने 10 इलस्ट्रेशन ना डिटेल में सॉल्व किया है, तो आप ना फर्स्ट उसे देखिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन 11 अपने आप आपको आ जाएगा। ओके, अब सिर्फ रीडिंग करते हुए उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो नीचे देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड एंड IRR मेथड। आपको क्या करना है, आंसर निकालना है एनपीवी मेथड से एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ना आपको ना, अगर मैं इन केस ऑफ एनपीवी देख रहा हूँ तो जिसकी भी एनपीवी ग्रेटर होगी वो मैं सेलेक्ट करूंगा। इन केस ऑफ RRR तो मैं क्या करूंगा, इन केस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जिसका भी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है उसे सेलेक्ट करूंगा। अब कैसे सॉल्व करें, देखिए ये एनपीवी का ना फॉर्मेट होता है, ऐसे ऐसे फॉर्मेट होता है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं है बट मैं यहाँ आपको लिखवा के दे देता हूँ। एक मिनट रुकिए। IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट। हो गया, और यहाँ इनटू करो उसके बाद इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, ऐसा करो। ओके, ऐसा करो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला, इलस्ट्रेशन 10 देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने लिखवा के दे दिया, ऐसा फॉर्मूला होगा। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज करके आपको IRR निकालना है, और IRR में आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसमें कैसा होता है ना, आपको ना जो लोअर रेट है और जो हायर रेट है वो क्या करना पड़ता है, वो आपको मन से एज्यूम करना पड़ता है। ओके, तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करिए, कमेंट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। ओके, अब इलस्ट्रेशन ना अब इलस्ट्रेशन नंबर कितना 12 सॉल्व करते हैं। 12 किधर गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, 12 इधर है। देखिए इलस्ट्रेशन जो 12 है ना वो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 10 की तरह है। अगर आपको इलस्ट्रेशन 12 नहीं आ रहा है तो मैंने क्या किया है, इलस्ट्रेशन 10 डिटेल में सॉल्व किया है, उसे देखिए। ओके, उसे देखिए। अगर आपने उसे देख लिया तो इलस्ट्रेशन 12 आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ रीडिंग करूंगा, क्योंकि वो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 10 की तरह है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे। यहाँ क्या बोला है, एनालाइज विच प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए एज पर दी एनपीवी मेथड एंड IRR मेथड से। ओके, अगर मैं एनपीवी में जाता हूँ तो जिसकी भी एनपीवी हायर होगी वो मैं सेलेक्ट करूंगा। इन केस ऑफ IRR
जिसका भी इंटरनल रेट ऑफ ज़्यादा होगा मैं वो सेलेक्ट करूँगा ऐसे। तो यहाँ उसका फॉर्मेट दिया है, ठीक है, मतलब ये CF80 दिया है, दोनों प्रोजेक्ट की CF80 दिया है, वही आपको यूज़ करके निकालना है, ठीक है। ओके, अब आगे की इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे। अब इलस्ट्रेशन 13 की रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन 13। ओके, अब नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न फ्रॉम अ पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल। ओके, आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेट करना है, मतलब एवलेट करना है रिटर्न को। देखते हैं, अब इतना कुछ समझा नहीं है, बट ऊपर का डाटा रीड करते, ऊपर का डाटा रीड करके देखते हैं कि क्वेश्चन हमें समझ पाता है कि नहीं कि शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ क्या बोल रहा है, शिवा लिमिटेड मतलब कंपनी है, वो क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। इट हैज़ 5 प्रोजेक्ट, अब उसके पास ना 5 प्रोजेक्ट है, ऑल ऑफ विच गिव पॉजिटिव एनपीए। अब सभी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनपीए दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 15% रेट पर। द इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू इज बीइंग एज फॉलोज। अब उसकी क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया है और उसके साथ साथ उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी दी है, ऐसा दिया है। अब यहाँ ना कंपनी की कैपिटल लिमिट है ना, लिमिटेड टू कितनी है, कैपिटल सॉरी कंपनी की जो लिमिट है स्पेंडिंग की वो है 1,20,000। मतलब कंपनी ना 1,20,000 पे ही स्पेंड कर सकती है। तो आपको बताना है कि यार इन पांचों में से कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं फॉर दी अप टू दी 1,20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अभी इनमें से आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट चूज करना है कि यार मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट चूज करूं जिससे मुझे क्या अच्छी एनपीवी आ सके और अच्छा खासा रिटर्न आ सके, और मेरी लिमिट भी जो स्पेंडिंग लिमिट है वो भी क्या कर सके, उसका भी क्राइटेरिया फुलफिल हो। अब आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, ठीक है। चूज करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ी स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप के अनुसार जाइए, आपका आंसर आसानी से मिल जाए। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपको रैंकिंग देना है फर्स्ट बार। और स्टेप नंबर 2 क्या करना है, रैंकिंग देने के बाद आपको ना फुलफिल करना है आपकी स्पेंडिंग लिमिट। और आपको क्या करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट कौन से अच्छे दे रहे हैं, मतलब जोड़ी बनाना है प्रोजेक्ट की, कौन से प्रोजेक्ट अच्छे खासे आपको एनपीवी ज़्यादा दे रहे हैं वो आपको चेक करना है। ओके, ज़्यादा दे रहे हैं वो एनपीवी, वो आपको चेक करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 रैंकिंग देना है अकॉर्डिंग विथ किसके साथ, एनपीवी के साथ। उसके बाद फुलफिल करना है स्पेंडिंग लिमिट। एंड थर्ड इज आपको जोड़ी बनाना है एंड कौन सा आपको हायर एनपीवी दे रहा है वो आपको चूज करना है, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा आपको तीनों ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, रैंकिंग देना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड देन आफ्टर एनपीवी, और एनपीवी एट ₹1 पे। ओके, ₹1 पे कितनी एनपीवी होगी वो। अब प्रोजेक्ट कौन से हैं, ए बी सी डी और ए। अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 है, उसके बाद 40,000 है, उसके बाद 25,000 है, एंड सेकेंड वन इज 30,000 एंड लास्ट वन इज 35,000, ऐसा है। अब यहाँ एनपीवी कितनी है, ये एनपीवी है 15,400, ये किस पे है, एट द रेट 15% पे है। और सेकेंड है 18,700, थर्ड इज 10,100, फोर्थ इज 11,200 और फिफ्थ इज 19,300। अब आपको क्या करना है, ये एनपीवी ₹1 पे निकालना है। ओके, तब कैसे करोगे आप, कुछ नहीं, एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ऐसा करोगे तो एनपीवी ₹1 ऐसा आ जाएगी। ओके, तो 15,400 डिवाइड बाय 50,000, तो ये आ जाएगा 0.308। उसके बाद 18,700 डिवाइड बाय 40,000,
ये आ जाएगा 0.4675। उसके बाद 10,100 डिवाइड बाई 25,000, ये आ जाएगा 0.404। 11,200 डिवाइड बाई 30,000, तो ये आ जाएगा 0.373। 19,300 डिवाइड बाई 35,000, ये आएगा 0.551। अब आपको रैंक देना है, जो भी जिसकी भी एनपीवी हायर होगी उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रैंक देंगे। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा एनपीवी प्रोजेक्ट ए की नज़र आ रही है, तो मैं इसे फर्स्ट रैंक देता हूँ। उसके बाद इसे मैं सेकंड रैंक देता हूँ, उसके बाद इसे थर्ड देता हूँ, इसे फोर्थ और फिफ्थ ऐसे रैंकिंग दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ क्या करूँगा, पुट करूँगा अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। ओके, रैंकिंग के अनुसार मैं पुट करूँगा। ओके, प्रोजेक्ट ए, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स और एनपीवी पुट करूँगा अकॉर्डिंग विथ उनकी रैंकिंग क्या है। अब फर्स्ट रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है प्रोजेक्ट ए, तो यहाँ मैं रैंक भी लिख ले लेता हूँ, रैंक 1 2 3 4 5। अब प्रोजेक्ट में रैंकिंग ए किसकी आई है, ई की आई है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 35,000 और ये एनपीवी है 19,300। अब सेकेंड रैंक आई है प्रोजेक्ट बी की, उसकी इन्वेस्टमेंट है 40,000 और एनपीवी है 18,700। थर्ड रैंक आई है प्रोजेक्ट सी की, उसकी इन्वेस्टमेंट है 25,000 और एनपीवी है 10,100। और फोर्थ रैंक आई है प्रोजेक्ट डी की, उसकी इन्वेस्टमेंट है 30,000 और एनपीवी है 11,200। अब फिफ्थ रैंक आई है प्रोजेक्ट ए की और उसकी इन्वेस्टमेंट है 50,000 और एनपीवी है 15,400। अब हमारी देखिए फर्स्ट तो स्टेप हो गई है रैंकिंग देना। अब क्या करना है, फुलफिल स्पेंडिंग लिमिट करना है। अब हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, हमारी लिमिट कितनी है, लिमिट है 1,20,000। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, स्पेंडिंग लिमिट है 1,20,000। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी एक तरह से क्या है, उनकी हम कैपेबल, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कितना कैपेबल है वो। तो मैं क्या करूँगा, 35,000 प्लस 40,000 प्लस, अब यहाँ तक देखिए प्लस 25,000। अब यहाँ तक ना 1 लाख आ रही है लिमिट आ रही है 1 लाख। ओके, यहाँ तक 1 लाख लिमिट आ रही है प्रोजेक्ट सी तक, यानी कि मैं प्रोजेक्ट डी से सिर्फ 20,000 लूँगा, सिर्फ 20,000 लूँगा। और प्रोजेक्ट ए को तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, इसको हटाऊँगा, इसको कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी लिमिट ही है 1,20,000, उससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता। अब यहाँ तक है 1 लाख, तो मैं प्रोजेक्ट डी में से सिर्फ 20,000 लिखूँगा, तो मैं 30,000 को हटाता हूँ। ओके, अब ना ये एनपीवी कितनी होगी, ये एनपीवी कितनी होगी यहाँ, तो यहाँ इसको आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर 30,000 के लिए ये एनपीवी 11,200 है, तो 20,000 के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20,000 इंटू 11,200 डिवाइड बाय 30,000, तो यह आएगा 7,467 ऐसे। ओके, ऐसे। अब यहाँ की टोटल करो, यहाँ की टोटल आ जाएगी 1,20,000 और यहाँ की टोटल करो 19,300 प्लस 18,700 प्लस 10,100 प्लस 7,467, यह आ जाएगा 55,567। ओके, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब आपको ना क्या करना है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, टोटल प्रोजेक्ट, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और एनपीवी कितनी आएगी। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड स्टेप हो चुकी है ना, सेकंड स्टेप हो चुकी है।
फुलफिल स्पेंडिंग लिमिट हो चुकी है। अब थर्ड स्टेप जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी बनाता हूँ मैं ई बी और सी की बनाता हूँ, ई बी सी की बनाता हूँ, फिर ई बी डी की बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। ओके, तो ई बी सी की टोटल इन्वेस्टमेंट ऐड करो। ई की है 35,000, बी की है 40,000 और ये 25,000, यानी कि यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख लगेगी अगर मैं ये तीनों को कंसिडर करता हूँ। ये एनपीवी देखो कितनी आती है तीनों की, ये एनपीवी आती है 48,100। अब ई बी डी की टोटल इन्वेस्टमेंट देखो कितनी आती है, ई बी और डी की, इसकी आती है ई बी डी डी 95,000 आती है। बट हमें यहाँ ना, यहाँ 20,000 नहीं 30,000 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आएगा 1,05,000। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये एनपीवी टोटल करो। ठीक है, ये एनपीवी टोटल मारो, उसकी कितनी आती है। ई की आती है 19,300, बी की आती है 18,700 और इसकी आती है 49,200। ओके, 49,200। मतलब ना यहाँ इन्वेस्टमेंट और एनपीवी कैलकुलेट करते समय हमें ये नहीं कैलकुलेट करना है 27,467, इसकी टोटल करना है, यानी कि 30,000 ऐड करना है और यहाँ 11,200। एक बार फिर से, अब ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 35,000, बी की कितनी है 40,000, डी की 20,000 नहीं 30,000 लेंगे। ओके, और डी की है अब एन पी वी, अब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब एन पी वी ई की 19,300, बी की 18,700, डी की 7,467 नहीं 11,200। यानी कि अगर देखिए, अगर मैं 3 जोड़ी बनाता हूँ तो मुझे ना ज़्यादा एन पी वी किस में आ रही है, ई बी डी प्रोजेक्ट में आ रही है। यानी कि मैं क्या करूँगा, ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ओके, सेलेक्ट करूँगा और ये क्या है मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए बेटर है। ओके, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो इलस्ट्रेशन 13 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 14 की रीडिंग करते हैं। ओके, अब रीडिंग के साथ साथ मैं ओरली आपको इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट आर लिमिटेड शुड बी एक्सेप्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आर लिमिटेड में एक्सेप्ट करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। ऊपर का डाटा रीड करते हैं। आर प्राइवेट लिमिटेड कंसिडरिंग मॉडर्नाइजेशन इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इट हैज़ 2 प्रपोजल, उसके पास 2 प्रपोजल है। Expected cash flow associated with this project and their NPV as per discounting rate of 12% and IRR is follows। मतलब यहाँ आपके पास 2 चीज़ें हैं। क्या क्या है, फर्स्ट है एनपीवी है, उसके बाद आपको IRR है। मतलब आपको डिसाइड करना है एज पर दी एनपीवी एंड एज पर दी IRR कौन सा प्रोजेक्ट सही है। तो देखिए, अब यहाँ ना ये एनपीवी में देखते हैं। अब ये एनपीवी में ना जो भी ग्रेटर है ना वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर मैं एनपीवी से जाता हूँ तो ना प्रोजेक्ट ए में ज़्यादा एनपीवी है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करूँगा। ओके, एज पर दी एनपीवी। अब IRR से देखते हैं। अब IRR में दोनों का रेट दिया है। अब इसमें ना प्रोजेक्ट बी का रेट ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, ऐसा करूँगा। ओके, जिसका भी रेट ज़्यादा होगा वो मैं सेलेक्ट करूँगा, जिसकी भी एनपीवी ज़्यादा होगी वो मैं सेलेक्ट करूँगा। ऐसा है, यही था इसका आंसर, इसमें कुछ भी और नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 15 रीडिंग करते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एनालाइज एंड रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, रैंक देना है। किस बेसिस पे, पे बैक पीरियड पे। ARR मतलब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उसे कहा जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट रेट 10 एंड 13% यूज करके सब निकालना है। और नीचे क्या बोलना है, एज्यूमिंग द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट विच वन शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ द प्रोजेक्ट आर मैन्युअली एक्सक्लूसिव आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट इज द बेस्ट, कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब करते हैं, अब ऊपर का डाटा, अब डाटा आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या बोलता है। ठीक है, अब जो मैंने ग्रीन कलर किया है ना, ये क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, ये बात याद रखना है। ठीक है, इसे आपके लिखवा कर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट आता है। अब इसे क्या बोला जाता है, जो C1 कैश फ्लो, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, जो C1 होता है, C2 होता है, C3, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कैश फ्लो। यानी कि अगर मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया तो मुझे कैश C1 यानी कि फर्स्ट ईयर में मुझे 10,000 मिल रहे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, रिटर्न कहा जाता है इसे, रिटर्न मतलब मुझे इतना पैसा मिल रहा है। ओके, इसे ये कहा जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो आपको बताता हूँ। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने इन्वेस्ट कितना किया और मुझे रिटर्न कितना आ रहा है। ओके, एक मिनट रुक जाइए, रिटर्न कितना आ रहा है। ओके, इस पर बेस्ड रहता है। अब यहाँ ना ये जो C1 C2 C3 ये क्या है, रिटर्न है, और C0 क्या है, इन्वेस्ट, मैंने इन्वेस्ट किया। जैसे मैंने प्रोजेक्ट ए में कितना इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट ए में मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो C1 यानी कि कैश फ्लो ऑफ दी 1 ईयर में मुझे 10,000 मिल रहे हैं। मतलब यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, C1 का 10,000 माइनस C0 का 10,000, यानी कि जीरो प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रोजेक्ट बी में 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे कितना मिल रहा है, C1 में 7,500 और C2 में 7,500, यानी कि मुझे यहाँ 15,000 मिल रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट कितना, 15,000 माइनस 10,000, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट, इसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, क्योंकि मैंने प्रॉफिट क्यों समझाया, क्योंकि क्या है, इस पर आगे कंसेप्ट है, आपको इसी का यूज करके आंसर को बनाना है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इलस्ट्रेशन 15 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पे बैक के कंसेप्ट सीखते हैं। पे बैक पीरियड मतलब क्या होता है, पे बैक पीरियड मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पे उसके बाद बैक पीरियड, मतलब अगर मैं 10,000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कितने साल में ये मुझे रिटर्न मिलेंगे, ये क्या बोलता है, पे बैक पीरियड, उसी का मतलब होता है पे बैक पीरियड। ओके, ठीक है। अब ना पे बैक पीरियड दो तरीके से निकल सकता है, एक है कैश फ्लो इज यूनिफॉर्म, मतलब हर साल मुझे इक्वल अमाउंट मिल रही है, और सेकंड इज कैश फ्लो इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हर साल अमाउंट क्या है, सेम नहीं है। अब दोनों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, अब आप समझिए कि कैश फ्लो यूनिफॉर्म होता है, तब कैसे निकालोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट किया, डिवाइड बाय नेट कैश फ्लो, कितना हर साल अमाउंट आ रहा है वो डिवाइड करेंगे। सेकेंड, अगर कैश फ्लो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, मतलब मैं कहाँ तक अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ तक रिकवर कर सकता हूँ। ओके, प्लस अभी भी कितना बाकी है, डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ओरली, कोई बात नहीं, जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इजीली समझ आएगा। ओके, अब देखिए, आप प्रोजेक्ट ए का ना, अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। ठीक है, अब ना प्रोजेक्ट ए में, अब प्रोजेक्ट ए को देखिए, प्रोजेक्ट ए में क्या है, कैश फ्लो सेम है, कैश फ्लो सेम है और इन्वेस्टमेंट भी सेम है, मतलब कैश फ्लो इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला ये यूज़ करूँगा, क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000, और कैश फ्लो कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 10,000, यानी कि
मुझे सिर्फ एक ही साल लगेगा मेरी अमाउंट रिकवर होने में। अब प्रोजेक्ट बी देखते हैं। प्रोजेक्ट बी, अब बी में क्या है, कैश फ्लो सेम है। देखिए C1 में 7,500, C2 में 7,500, मतलब कैश फ्लो यूनिफॉर्म है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, कैश फ्लो कितना है 7,500, यानी कि मुझे 1.33 ईयर्स लगेंगे मेरी अमाउंट रिकवर होने में। अब प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट सी में यूनिफॉर्म है क्या कैश फ्लो, नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करूँगा। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, देखिए 10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है। ओके, 10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो कैलकुलेटर पर लो 10,000। ओके 10,000। अब ना C1 में 2,000 रिकवर हो रहे हैं, यानी कि -2,000 करो। ओके 2,000 किया। फिर C2 में 4,000 रिकवर हो रहे, -4,000 करो। अभी भी कितने आ रहे 4,000। ओके, अगर मैं यहाँ -12,000 करता हूँ तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में आंसर आना नहीं चाहिए। ओके, ये बात याद रखना। यानी कि मेरा आंसर कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड ईयर तक। फिर से करो 10,000 माइनस कैश फ्लो 2,000 -4,000, मतलब 2 साल तक मेरा क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2 ईयर्स लिखूँगा, 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड 2 ईयर्स, प्लस अभी भी कितना बाकी है पैसा मुझे आना, 4,000 बाकी है, अभी भी 4,000 बाकी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बैलेंस कैश, अभी भी 4,000 बाकी है, डिवाइड बाय नेक्स्ट कैश फ्लो। अब नेक्स्ट कैश फ्लो यानी कि थर्ड ईयर का कितना है 12,000, तो डिवाइड बाय 12,000 करो। और देखो 4,000 डिवाइड बाय 12,000 प्लस 2, तो यह आएगा 2.333 ईयर्स। इतने साल लगेंगे मुझे फॉर द रिकवर ऑफ द 10,000। ओके, अब प्रोजेक्ट डी देखते हैं। अब प्रोजेक्ट डी में देखिए, प्रोजेक्ट डी में कैश फ्लो सेम है क्या हर साल, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज करूँगा। तो कैलकुलेटर पर लीजिए 10,000 माइनस फर्स्ट ईयर में 10,000, यानी कि मेरे फर्स्ट ईयर में ही मेरे अमाउंट रिकवर हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 ईयर, क्योंकि मुझको ना एक ही साल में अमाउंट रिकवर हो रही है। अब क्या करते हैं, रैंक देते हैं। ओके, रैंक देना स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट ए बी सी डी, ओके ऐसा देना। अब आपको पता है क्या, देखिए जब भी मेरी अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कम से कम समय में रिटर्न मिलना चाहिए, वही मेरे लिए बेटर होता है। अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 10,000 मिल रहे 10 साल बाद, तो उसका कुछ रिलेवेंस है क्या, कुछ भी रिलेवेंस नहीं है। यानी कि मुझे कम से कम टाइम में मुझको अमाउंट रिकवर होनी चाहिए, यानी कि जो भी अमाउंट मुझे पे बैक मेरा कम पीरियड है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, सीधा सा यही मतलब है। तो यहाँ प्रोजेक्ट ए का 1 ईयर है और प्रोजेक्ट डी का 1 ईयर है। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट ए को फर्स्ट रैंक देता हूँ, प्रोजेक्ट डी को भी फर्स्ट रैंक देता हूँ। अब प्रोजेक्ट बी में 1.33 है, प्रोजेक्ट सी में 2.33 है, तो प्रोजेक्ट बी को 2 देता हूँ और प्रोजेक्ट सी को 3 देता हूँ। ओके, ऐसा देता हूँ मैं रैंक। ओके, तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट ए बेस्ट है और प्रोजेक्ट डी बेस्ट है, अकॉर्डिंग विथ पे बैक पीरियड के अनुसार। ओके, इस हिसाब से मुझे ए बेस्ट है। अब क्या करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं क्या, एवरेज रिटर्न, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब ये भी ना 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, 2 तरीके से।
मैंने शुरुआत में पढ़ाया था बट फिर भी पढ़ाता हूँ। क्या होता है ना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट तरीका हो गया। और यहाँ एंड नहीं है, और है, मतलब कोई भी तरीके से करो आंसर आपका करेक्ट ही है। दूसरा तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज प्लस सैलवेज, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या किया है, ये तरीका यूज़ किया है कैलकुलेट करने के लिए, तो हम भी क्या करेंगे, यही यूज़ करेंगे। हालांकि ये बहुत इजी है बट क्वेश्चन ने ये यूज़ किया है, कोई बात नहीं, ये भी इजी है। अब प्रोजेक्ट ए का निकालते हैं, प्रोजेक्ट ए का। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का प्रॉफिट दिया है वो। तो प्रोजेक्ट ए में ना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब सबसे पहले यहाँ आपको बताता हूँ। प्रॉफिट मतलब क्या, रिटर्न मुझे रिसीव हो रहा है, और मेरी इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ रिटर्न रिसीव मतलब जो कैश फ्लो से आ रहा है, ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ए में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देखिए 10,000 कैश फ्लो माइनस 10,000, यानी कि यहाँ प्रॉफिट 0 है। ओके, 0 प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 0 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है, 1/2, तो यहाँ करता हूँ 1/2, इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, सैलवेज वैल्यू 0, आपका आंसर नील आ जाएगा। ओके, क्योंकि ऊपर 0 है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ए का होगा। अब प्रोजेक्ट बी का निकालते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, देखिए प्रॉफिट है 7,500 प्लस 7,500 माइनस 10,000, तो प्रॉफिट कितना है वो देखो 5,000। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि कैश फ्लो 2 साल का है, तो 2 करूंगा तो 2,500, ये क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। अब इन एवरेज इन्वेस्टमेंट 1/2, इन्वेस्टमेंट है 10,000 और सैलवेज वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, %50 इंटू 100 करना पड़ेगा, ये बात याद रखना, इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 100, ये बात याद रखना। अब 50% आ गया। अब प्रोजेक्ट सी का निकालते हैं, प्रोजेक्ट सी का। अब प्रोजेक्ट सी में कैश फ्लो देखिए 2,000 है, प्लस 4,000 है, प्लस 12,000 माइनस इन्वेस्टमेंट 10,000, देखिए 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, ये आ गया 18,000। अब इसमें से 10,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा 8,000 प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय कितने साल का कैश फ्लो दिया है, 3 साल का, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 6,000 एवरेज प्रॉफिट, 6,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 1/2, इन्वेस्टमेंट है 10,000 माइनस 10,000 प्लस 0। अब करो 6,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100, एक मिनट, सॉरी, यहाँ 6,000 नहीं आएगा भाई, 8,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2,667 आ जाएगा, 2,667 आ जाएगा। ओके,
तो यह आ जाएगा 53% आ जाएगा, 53.33% आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट डी का निकालते हैं। अब प्रोजेक्ट डी में कैश फ्लो कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 माइनस 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है 6,000 डिवाइड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का। तो यह आ जाएगा 2,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट, 2,000 डिवाइड बाय 1/2 इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000 माइनस 0 सैलवेज प्लस 0 सैलवेज। तो ये आएगा 40%। ओके, 40% आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, रैंकिंग देना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ मैं रैंकिंग दे देता हूँ, रैंकिंग और प्रोजेक्ट। ओके, A B C D। अब जिस प्रोजेक्ट का भी रेट हाई होगा वो मेरे लिए बेटर होगा। तो प्रोजेक्ट डी में देखिए 40 है, प्रोजेक्ट सी में 53 है। तो प्रोजेक्ट सी में सबसे ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे 1 रैंक देता हूँ। प्रोजेक्ट बी में 50 है तो इसे 2 देता हूँ। प्रोजेक्ट डी में 40 है तो इसे 3rd देता हूँ, और प्रोजेक्ट ए को 4 देता हूँ रैंक। ओके, इसके हिसाब से देता हूँ। तो मेरे लिए बेटर कौन सा है, बेटर है प्रोजेक्ट सी, अगर मैं एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से देखता हूँ तो। ओके, ठीक है। अब ये हो गया मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या बोला है, IR बोला है, IRR, बट उससे पहले हम NPV निकालते हैं, उसके बाद वो निकालते हैं वो। अब NPV कंप्यूटेशन करते हैं, NPV कंप्यूटेशन प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की। ओके, ठीक है। आपको ना अब NPV प्रोजेक्ट ए की स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट ए। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ईयर होता है, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो गया, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। अब मैंने यहाँ ना 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% से निकालो और 13% से निकालो, तो वही करने वाले हैं हम। तो 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके, अब प्रोजेक्ट ए में देखिए कितने ईयर है, 1 ईयर है, तो मैं यहाँ 1 ईयर लिखता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ माइनस 10,000 आएगा। और फर्स्ट ईयर में CF80 कितना है, 10,000 है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो फर्स्ट ईयर का, यह आ जाएगा 0.909 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 9090 आ जाएगा। ओके, तो करो प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा 909 आ जाएगा NPV मेरा। ओके, अब यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर 30 ले लेता हूँ, तो 0 ईयर में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। अब 30% से निकालो, तो यह आ जाएगा 0.769 इंटू 10,000 करो, तो यह आएगा 7692 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, 2307 आ जाएगा माइनस में। ओके, ऐसे आ जाएगा। ये हो गया प्रोजेक्ट ए का। अब प्रोजेक्ट बी का भी सेम करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, हेडिंग नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने ऊपर लिख लिया है। ओके, अब 0 ईयर और प्रोजेक्ट बी में 2 साल है, तो 1-2 ईयर। ओके, अब कैश फ्लो कितना है, 7,500। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000 है, तो यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे कितना लेना है, 10% लेना है, 10%। तो 0 ईयर में अब यहाँ डिस्काउंटिंग कैश आ जाएगा, कैश इनफ्लो
यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर 30% और यहाँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब 0 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है तो यह आ जाएगा -10,000। अब इसका निकालो, इधर आ जाएगा 0.909, इधर आ जाएगा 0.826। अब मल्टीप्लाई करो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6198 और ये आ जाएगा 6818 आ जाएगा। टोटल करो, जो भी प्लस है उसे प्लस करो, जो भी माइनस है उसे माइनस करो। तो इधर आ जाएगा 03016 पॉजिटिव में आएगा एनपीवी। अब 30% से करो, 0 ईयर में 1 होता है तो यह आएगा -10,000। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.769, 0.591। ओके, तो इधर आ जाएगा 4438 और इधर आ जाएगा 5768। अब जो भी चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो भी चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो और निकालो। तो इधर भी 205 हमारा प्लस में आ जाएगा। ओके, प्लस में आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट सी, ओके, प्रोजेक्ट सी का निकालते हैं। प्रोजेक्ट सी, अब प्रोजेक्ट सी में कितने साल है? 3 ईयर्स है, तो 0 1 2 3। ओके, इसे कैश फ्लो कितना है? 2000, 4000 और 12,000। ओके, ये कैश फ्लो है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लेना है, नहीं इधर 3 ईयर्स है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% लेना है। ओके, 10%, तो 0 ईयर में तो हमेशा 1 रहता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर हमने निकाला है, देखिए 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 साल का निकाला है, तो यहाँ पुट करते 0.909, 0.826 और थर्ड ईयर का 0.751 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब यही निकालने के बाद अब यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा, कितनी है? 10,000, तो 10,000 इंटू 1 -10,000। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 0.909, तो यह आ जाएगा 1818 आ जाएगा। 0.826 इंटू 4000, यह आ जाएगा 3304 आ जाएगा और यह आ जाएगा 9012। अब जो भी चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो भी चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। तो यह आ जाएगा 4134 आ जाएगा। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 30%। फर्स्ट ईयर में 1 रहता है, 0 ईयर में 1 रहता है, फर्स्ट ईयर में 769, 0.591 और थर्ड ईयर में 0.455। अब मल्टीप्लाई करो कैश फ्लो से। ओके, तो इधर आ जाएगा 5461 और इधर 2364 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1538 और इधर आ जाएगा -10,000। अब जो भी चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो और जो भी चीज़ें है माइनस है उसे माइनस करो। इधर माइनस में आएगा 637 आ जाएगा। ओके, 637 आ जाएगा माइनस में। अब प्रोजेक्ट डी का निकालते हैं।
प्रोजेक्ट डी का निकालते हैं। ओके, प्रोजेक्ट डी, ठीक है। अब ईयर में कितने ईयर का है प्रोजेक्ट डी? 3 ईयर का, तो 0 1 2 3 ये इतना है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कैश फ्लो लिखना पड़ेगा। कैश फ्लो कितना है? 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट होती है 10,000 इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है 10,000, 3,000 और 3,000। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 10%। ओके, 10%, तो हमने ऊपर ही निकाला था। 0 ईयर में तो 1 रहेगा, उसके बाद 0.909, 0.826, 0.751 इधर आ जाएगी डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 30%, 0 ईयर में 1 रहता है, फिर होता है 0.769, 0.591, 0.455। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा -10,000, उसके बाद इधर आ जाएगा 9090 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2478 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2253। अब जो भी चीज़ें पॉजिटिव है उसे प्लस करो, और जो भी चीज़ें निगेटिव है उसे माइनस करो। ओके, माइनस करो, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 3821। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो कैश फ्लो से, यहाँ -10,000 आ जाएगा। कैसे? 1 इंटू -10,000। अब इसको 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 इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये आ जाएगा 7690 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1773 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1365। जो भी चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो भी चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, और आंसर निकालो, तो ये आ जाएगा 828। अब क्या करना है? रैंक देना है। ओके, प्रोजेक्ट को। ओके, ABCD, जिसका भी NPV हायर होगा वो हमारे लिए अच्छा है। ओके, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ए में देखिए, अब प्रोजेक्ट अब देखिए प्रोजेक्ट क्या है, ए का क्या है? NPV। जो प्रोजेक्ट डी का है ना NPV, वो सबसे ज़्यादा है, 3821, 828 सबसे ज़्यादा है, तो इसे 1 दीजिए। उसके बाद ना यहाँ आइए प्रोजेक्ट बी और सी में। अब प्रोजेक्ट बी और सी में देखिए, ओके, अगर आप ना यहाँ 4134 -637 करते हो तो यहाँ आएगा 3497 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 3016 + 205, यह आ जाएगा 3221। यानी कि प्रोजेक्ट सी हमारे लिए अच्छा है। वैसा ही किया है ना? 1 मिनट रुकिए। NPV प्रोजेक्ट सी को उन्होंने 1 दिया है। हाँ, क्वेश्चन ने कैसे किया है देखिए, क्वेश्चन ने क्या किया है? डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% को एज्यूम किया है। ओके, अगर 10% में देखिए, 10% में सबसे ज़्यादा NPV किसका है? प्रोजेक्ट सी का है, 10% के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 देंगे, सी को 1 देंगे। उसके बाद डी में अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो डी को सेकंड देते हैं, और बी में क्या है? बी को हम थर्ड देते हैं, और ये में तो निगेटिव है तो इसे 4, ऐसे रैंकिंग है। तो हमारे लिए प्रोजेक्ट सी बेस्ट है। ओके, ऐसा है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, मैं सेपरेटली नहीं कैलकुलेट करूँगा। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर कैलकुलेट करने बैठूंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा और उसका कुछ रिलेवेंस है नहीं। तो मैं आपको ना फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय एनपी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपी ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। ओके, अब आपको है ना यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये एनपीवी निकालना है लोअर रेट और हायर रेट के। अब ये एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमने ऊपर वही तो कैलकुलेट किया, ये एनपीवी। ओके, तो फॉर्मेट क्या होता है एनपीवी का, सेम ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर लोअर रेट का डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर हायर रेट का और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। मतलब यहाँ ना ये जो रेट है ना दो, वो आपको एज्यूम करना है, एज्यूम करना है। अब एज्यूम ऐसे करना है कि जो लोअर रेट एंड हायर रेट है उनका ये एनपीवी जो लोअर रेट है ना वो पॉजिटिव आना चाहिए और हायर रेट का निगेटिव आना चाहिए। ऐसे आपको एज्यूम करना है। ओके, अब ऐसे दो रेट यूज़ करके आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे एनपीवी प्लस लोअर रेट, आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसका मतलब क्या होता है ना, आपको ना एक रेट पता चलता है, आपको एक रेट पता चलता है। अगर आपने इस रेट का यूज़ किया तो आपकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी। ओके, मतलब 100 बात की एक बात, आपको ऐसा रेट पता करना है कि जिससे एनपीवी आपकी ज़ीरो आए। ओके, वही बोला है यहाँ। तो आपको ना एनपीवी IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको खुद के मन से निकालना है, और जो हायर रेट है लोअर रेट आप खुद से एज्यूम करिए और निकालिए। सिर्फ कंडीशन क्या है, लोअर रेट एंड हायर रेट, लोअर रेट की एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए और हायर रेट की निगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हमारा जो वीडियो है इधर ही समाप्त करेंगे, लेक्चर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में बाकी की इलस्ट्रेशन आ जाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।